नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में कराए गए चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सहानुभूति का जबरदस्त तरीके से फायदा मिला और भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में यह सबसे बड़ी जीत के रूप में दर्ज हुई। लेकिन खुद कांग्रेस के ही एक भावी प्रधानमंत्री को हार मिली थी, जो तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी की हत्या के समय केंद्रीय मंत्री थे। साल 2019 के चुनाव में मोदी लहर में बड़े बड़े चेहरों को हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव में राहुल गांधी के साथ साथ एक पूर्व प्रधानमंत्री समेत 12 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जिसमें अकेले 8 पूर्व सीएम तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे। लेकिन इस आम चुनाव से पहले भी एक ऐसा चुनाव हुआ था जिसमें राजनीति के मैदान के बड़े बड़े सुरमाओं को हार का सामना करना पड़ा था। करीब 40 साल पहले हुए इस लोकसभा चुनाव में भविष्य के 3 प्रधानमंत्रियों समेत कई दिग्गजों को हार मिली थी और जो परिणाम आए थे वो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक पार्टी के नाम पर सबसे बड़ी जीत के रिकॉर्ड के रूप में आज तक अजेय है। बात हो रही है 1984 के लोकसभा चुनाव की। यह चुनाव तत्कालीन प्रधानमंत्री की नृशंस हत्या के करीब 2 महीने बाद कराए गए। यह चुनाव 28 दिसंबर को खत्म हुए थे। तब देश में 3 चरणों 24, 27 और 28 दिसंबर को चुनाव कराए गए। तब 515 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग कराई गई थी, जबकि हिंसा से ग्रस्त दोनों राज्यों पंजाब जुलाई 1985 और असम दिसंबर 1985 में शेष 27 सीटों के लिए बाद में वोटिंग कराई गई। चुनाव में कांग्रेस के खाते में 543 सीटों में से कुल 414 सीटें आई थी। 13 नवंबर 1984 को चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। चुनाव में 46 रजिस्टर्ड पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें 7 राष्ट्रीय दल शामिल थे। 3797 निर्दलीय उम्मीदवारों समेत कुल 5301 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कराए गए चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सहानुभूति का जबरदस्त तरीके से फायदा मिला और भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में यह सबसे बड़ी जीत के रूप में दर्ज हुई। कांग्रेस को पहली बार 50% से अधिक वोट मिले और 543 सीटों में से 414 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया। कांग्रेस के इस रिकॉर्ड तोड़ जीत का असर यह हुआ कि चुनाव में कई विपक्षी धुरंधरों को भी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि कांग्रेस को मिली सहानुभूति की लहर के बीच उनके एक धुरंधर नेता को भी हार मिली, जो भविष्य में चलकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए। इस तरह से देखा जाए तो 1984 का यह लोकसभा चुनाव भविष्य के 3 प्रधानमंत्रियों के लिए बेहद निराशाजनक चुनाव साबित हुआ था, क्योंकि इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इन 3 में से तो 2 दिग्गज नेता तो विपक्षी दलों के नेता थे और ये थे चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी, जबकि कांग्रेस की ओर से हार का सामना करने वाले भविष्य के पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव। मजे की बात यह है कि 84 में हार के महज 12 सालों के अंदर ये तीनों नेता देश के प्रधानमंत्री बनने में कामयाब रहे थे। गजब की बात यह है कि हारने वाले ये तीनों नेता एक के बाद एक करके लगातार देश के प्रधानमंत्री बने। केंद्र में इस समय सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए यह पहला आम चुनाव था और इस चुनाव में उसने 224 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिसमें सिर्फ 2 उम्मीदवारों को ही जीत मिली थी और यह जीत अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज या फिर मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े नामों के खाते में नहीं गई। चुनाव में कांग्रेस के अब तक के शानदार प्रदर्शन के आगे किसी भी दल की नहीं चली। वाजपेयी और चंद्रशेखर के अलावा चौधरी देवीलाल, मुरली मनोहर जोशी, रामविलास पासवान और शरद यादव जैसे बड़े चेहरे चुनाव हार गए थे। वाजपेयी ने मध्य प्रदेश की ग्वालियर सीट से चुनाव लड़ा था और उन्हें कांग्रेस के माधवराव सिंधिया ने 2.25 लाख से भी अधिक मतों के अंतर से हराया था। सिंधिया को 3,07,735 वोट मिले तो वाजपेयी के खाते में 1,32,141 वोट आए थे। इस तरह से
सिंधिया 1,75,594 मतों के अंतर से चुनाव जीत गए। भविष्य के दूसरे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को भी इस चुनाव में हार मिली। चंद्रशेखर इस चुनाव में अपनी परंपरागत सीट बलिया से मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें भी निराशा ही मिली। कांग्रेस के जगन्नाथ चौधरी ने चंद्रशेखर को आसान मुकाबले में 53,940 मतों के अंतर से चुनाव में हराया था। चंद्रशेखर जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे। इसी तरह बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी भी 1984 के चुनाव में हारे थे। वह तब अविभाजित उत्तर प्रदेश की अल्मोड़ा सीट से चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस के हरीश चंद्र सिंह से चुनाव हार गए। उन्हें हरीश चंद्र सिंह ने 1,40,332 मतों से अंतर से मात दी थी। सिर्फ विपक्षी दलों के बड़े नेताओं को ही इस चुनाव में हार का सामना नहीं करना पड़ा था। कांग्रेस के दिग्गज नेता और इंदिरा गांधी सरकार में पहले विदेश मंत्री 14 जनवरी 1980 से 18 जुलाई 1984 तक, फिर 19 जुलाई 1984 से 31 दिसंबर 1984 तक देश के गृह मंत्री रहे। पीवी नरसिम्हा राव को भी हार का सामना करना पड़ा था। राव को चुनाव में बीजेपी के कम चर्चित नेता ने हराया था। बीजेपी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही थी और उसके प्रत्याशी सी जंगा रेड्डी ने राव को 54,198 मतों के अंतर से हरा दिया। रेड्डी को चुनाव में 2,63,762 वोट मिले तो राव के खाते में 2,09,564 वोट आए। सी जंगा रेड्डी दक्षिण भारत से सांसद बनने वाले बीजेपी के पहले नेता रहे। नरसिम्हा राव की हार कांग्रेस के लिए बड़ा दर्द बनकर आई, क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस ने चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ 414 सीटें जीती थी, लेकिन तब के गृह मंत्री को ही चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। हालांकि अविभाजित आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पड़ने वाले हनमकोंडा लोकसभा सीट से चुनाव में हार के बाद भी राजीव गांधी ने उन्हें अपनी कैबिनेट में शामिल किया और रक्षा मंत्री बनाया। बाद में वह मानव संसाधन विकास मंत्री भी बनाए गए, लेकिन वह महाराष्ट्र की रामटेक सीट से वह चुनाव बड़े अंतर से चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। उन्होंने यहां पर 1,85,972 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। भावी 3 प्रधानमंत्रियों के अलावा एक भावी उप प्रधानमंत्री भी चुनाव मैदान में उतरे और उन्हें हार मिली थी। ये नेता थे चौधरी देवीलाल। देवीलाल लोकदल के टिकट पर हरियाणा के सोनीपत से चुनाव लड़े और बेहद कांटेदार मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि देवीलाल ने कांग्रेस के धर्मपाल सिंह को कड़ी टक्कर दी, लेकिन चुनाव जीतने के लिए 2,941 वोट से पीछे रह गए। सोनीपत में मिली हार के बाद वह फिर यहां से चुनाव नहीं लड़े और अपना संसदीय क्षेत्र ही बदल दिया। हालांकि अगले लोकसभा चुनाव 1989 में देवीलाल ने 2 सीटों से राजस्थान की सीकर और हरियाणा की रोहतक लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और दोनों ही सीटों से चुनाव जीत गए, लेकिन उन्होंने रोहतक लोकसभा सीट छोड़ दी। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह की अगुवाई में बनी सरकार में देवीलाल 2 दिसंबर 1989 को उप प्रधानमंत्री बने। बाद में वह 10 नवंबर 1990 को चंद्रशेखर की सरकार में भी उप प्रधानमंत्री बने। हालांकि वाजपेयी की सरकार में उप प्रधानमंत्री बनने वाले लाल कृष्ण आडवाणी को 1984 के चुनाव का सामना नहीं करना पड़ा था, क्योंकि तब वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ते थे। वह अप्रैल 1970 से लेकर 1989 तक राज्यसभा सांसद रहे थे। ऐसे में कहा जा सकता है कि उन्हें 1984 की सहानुभूति लहर का सामना नहीं करना पड़ा। अब जहां तक 40 साल पहले हुए चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन का सवाल है, तो उसे 224 में से महज 2 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें एक सीट आंध्र प्रदेश से आई तो दूसरी सीट गुजरात से आई। आंध्र प्रदेश की हनमकोंडा लोकसभा सीट से सी जंगा रेड्डी को जीत मिली तो गुजरात के मेहसाणा से AK पटेल ने बीजेपी के लिए दूसरी सीट हासिल की। यह चुनाव भले ही विपक्ष खासकर बीजेपी के कई बड़े दिग्गजों के लिए बुरे चुनाव की तरह ही रहा, लेकिन गुजरते वक्त के साथ कांग्रेस का
प्रदर्शन गिरता चला गया और बीजेपी तेजी से आगे बढ़ती चली गई। 1984 के बाद बीजेपी ही वो पहली पार्टी बनी जिसने 2014 के आम चुनाव में अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल सरकार बनाने